भंवरी देवी को आखिर कब न्याय मिलेगा? क्या एसआईटी न्याय दिलाएगी या इस मामले में अब सीबीआई की एंट्री होनी चाहिए? ये सवाल हमारे नहीं बल्कि लोहावट फलोदी क्षेत्र की तरफ दबी जबान में लोग चर्चा करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ चर्चा ये भी हो रही है कि इस केस में क्या कोई बड़ा रसूखदार है? क्या कोई ऐसा चेहरा है जिसका नाम सामने आने से राजस्थान की राजनीति पूरी तरीके से हिल जाएगी? साल 2011 का भंवरी देवी वाला कांड याद आता है तो उसमें भी बड़े बड़े नाम सामने आए थे। एक साथ कई मंत्रियों के इस्तीफे की भी जो बातें सामने आई थी, बहुत से लोगों को लगा था कि उस वक्त गहलोत सरकार गिर गई थी। लेकिन इस वाले भंवरी देवी मामले में क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट पर आपने हमारे चैनल के माध्यम से कई रिपोर्ट देखी होगी, राकेश मोहन सिंह सर की आपने रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें कई मुद्दों पर अलग अलग नजरिए से उन्होंने अपनी बातें रखी। और अपनी क्या, वहां पर जो बैठे लोग ये धरना कर रहे हैं, चाहे एसआईटी हो चाहे परिवार के लोग हो, उनसे सारी बातें जो सच है वह निकलवाया। लेकिन एक खुलासा जो अभी तक नहीं हो पा रहा है कि कातिल कौन और उसका मकसद क्या, क्या वह खुलासा छुपाया जा रहा है? और अगर वह खुलासा हो गया तो क्या राजस्थान में भजनलाल सरकार हिल जाएगी जैसे गहलोत सरकार हिली थी? इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया दीपक जी। भंवरी देवी हत्याकांड पर आपने हमारे दर्शकों को बहुत अहम जानकारी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से दी। सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि जमीनी स्तर की बहुत शुक्रिया। सच्चाई क्या है वो ऐसे मामले में जानना जरूरी होता है। जब सोशल मीडिया पर जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, ऐसे वक्त में सच सामने आना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और आपने एसआईटी टीम, तमाम परिवारजनों से, उनकी बेटियों से, उनके पिता से, सबसे बातचीत करके जानकारी दी। जी, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर वो रिपोर्ट नहीं देखी तो चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सर एक जो अहम सवाल खड़ा हो रहा है कि कातिल कौन और उसका मकसद क्या? क्या लग रहा है, क्या सचमुच छुपाया जा रहा है कोई बड़ा राज, कोई बड़ा रसूखदार नाम है? क्योंकि मैंने एसआईटी का भी जो देवेंद्र डीआईजी जो है उनका मैंने बयान सुना था। उन्होंने एक स्टेटमेंट में तीन बातें रखी थी कि निर्दोष फंसेगा नहीं, दोषी बचेगा नहीं और एसआईटी अपना पूरा काम करेगी। तो ये बात रखी थी कि मतलब निर्दोष फंसेगा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। उसका क्या तात्पर्य था वो समझना चाहेंगे हम। दीपक जी, आपके प्रश्न पे आऊं उससे पहले दर्शकों को बता दे कि हम लोगों ने जितनी भी रिपोर्ट्स की ग्राउंड पर जाकर और जो सीधा समझने की कोशिश की, तो उसमें आपने मेरा तो नाम ले लिया लेकिन अपना नाम लेना आप जी। शायद भूल गए। तो मैं जी सर। दर्शकों को बता दूं कि उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है और आपके काफी इनपुट थे जो हमें ग्राउंड पर काम आए। तो जी सर। ये भी जोड़ना बहुत जरूरी था। अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूं और मूल प्रश्न जो आपका है कि जब हमने एसआईटी जांच दल के प्रमुख देवेंद्र बिश्नोई से बात की, तो उन्होंने जो कहा कि निर्दोष फंसेगा नहीं, दोषी बचेगा नहीं और एसआईटी अपना 100% का काम कर रही है, तो हम एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की बातों का मान रखते हैं और मान लेते हैं कि वो एकदम 100% सही है और ये देश संविधान और कानून के हिसाब से ही चलने वाला देश है, तो हम उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन ये देश लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक देश में तर्क करना भी जरूरी है और बिना तर्कों के आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र में संतुलन भी नहीं रहता। दीपक जी, जो मैंने ग्राउंड पे पाया या जो देखा या कुछ जो मेरी सोर्सेज से बात हुई जितने दिन हम वहां रहे, मैं दर्शकों को थोड़ा बता दूं कि एक वहां पर व्यक्ति है, आप ही ने मुझे ये बताया था, माफिया टाइप व्यक्ति है। उन्होंने लिखा कि सोलर रोहित गोदाना। माफिया, रोहित गोदाना, सोलर माफिया इसमें जुड़े हुए हैं। इस बिंदु की तरफ भी हमारी कुछ जांच पड़ताल जाती है। जो बीकानेर रोड है या बीकानेर की बेल्ट है, वहां पर सोलर प्लेट या सोलर प्लांट का काफी काम है और वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्र से लेकर राज्य के कुछ रसूखदार लोग हैं जो वहां पर ठेकेदारी या पट्टेदारी का काम करते हैं। उनके कुछ बच्चों का इस परिवार से, ऐसा कथित तौर पर सोर्सेस का कहना है, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, इस परिवार से रिश्ता था, कई तरह से मिलना जुलना था जिसकी वजह से ये हुआ, ऐसा लोग बता रहे हैं और ऐसा हमारे कमेंट्स में भी आया है। चाहे वो रिपोर्ट आपकी हो या मेरी हो, हर एक व्यक्ति के
कमेंट में आया है, उस कमेंट को भी हम लोग एक बार को साक्ष्य के तौर पर या एक तरीके से लेके चलते हैं जो वहां पर लोग सोच रहे हैं। देखिए, जो एसआईटी है, एसआईटी ऐसा नहीं है कि किसी दबाव में काम नहीं करती। इस देश के अंदर देखा गया है कि सीबीआई तक दबाव में काम करती है, ईडी तक दबाव में काम करती है, रिटायर्ड जज की जो अध्यक्षता में पैनल्स बनते हैं वो भी दबाव में काम करते हैं। आप समझिए दीपक जी कि एक गृहिणी जो अपने घर में अपने बच्चों के साथ दिन भर का काम काज निपटा कर सो रही थी, उसको उसके घर में घुसकर मार दिया जाता है, और राजस्थान जैसी पुलिस और अब एसआईटी उसके लिए इतना मतलब कि नामुमकिन सा काम है कि एक मुजरिम को ढूंढ ले, और फिर वो 5 दिन के वादे का क्या हुआ आखिर। देखिए, जब तक पुलिस के पास कुछ ठोस नहीं होता या ठोस नहीं था, तो सीआई ने कैसे ये वादा कर दिया कि आप हमें 5 दिन दे दीजिए, या डीएसपी ने या एसपी ने, लिखित भी है ना, हम लोगों ने तो चलाया है, एसपी साहब का लिखित है सतनाम सिंह जी का, जो उन्होंने वादा किया कि हम इसका पटापेश कर देंगे इस पूरे मामले का। फिर अचानक क्या होता है कि 300 से ज्यादा लोगों की पूछताछ हो रही है, परिवार के एक बुजुर्ग को जेल में रखा गया है या कस्टडी में है, उनकी बच्चियां कस्टडी में है। अगर वो दोषी है तो धरना स्थल पे भी कई लोगों ने बोला कि भले ही कोई परिवार का हो, जो है वो साफ हो, बच्चियों को न्याय मिले, उनके 4 2 और 2 4 लड़कियां है, एक बच्चा है छोटा, उन बच्चों मासूमों के सर से माँ का आंचल उठ गया, उनको न्याय दीजिए, है ना। 300 लोगों से जी पूछताछ करके क्या फायदा। तो जो एसआईटी प्रमुख है, हम उनकी बात से भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन हम पूछना ये भी चाहते हैं कि 300 लोगों से पूछताछ करके अभी तक आपका हासिल क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। पुलिस अगर अस्पताल पहुंची, अस्पताल के फोन कॉल के बाद, तो वहां पर आपने जो क्राइम सीन है उसको कैसे रिक्रिएट किया, आखिर कैसे बगल वाले घर का जो सीसीटीवी है रोज रात्रि 8 बजे वहां की लाइट बंद हो जाती है। और कई हमारे सोर्सेस ने कहा कि जो अगर मैं पूरी तरीके से नाम नहीं बता सकता, लोगों के प्राइवेसी का मामला है, लेकिन एक घर का सीसीटीवी देखा गया तो वो कल तक तो ठीक चल रहा था, जिस दिन ये खेल होता है, जब मर्डर हत्याकांड होती है, उस दिन सीसीटीवी जमीन की तरफ झुका हुआ था। ये तमाम प्रश्न है जो मेरे और आप जैसे पत्रकार दिल्ली से जाकर वहां पर खोज लिए, लेकिन एसआईटी मैं मानता हूं कि पूरी पुलिसिंग प्रक्रिया है, जांच के अपने साइंटिफिक दायरे हैं, उसी के तहत एसआईटी काम कर रही होगी, लेकिन लोगों को जवाब मिलना चाहिए। जस्टिस डिले होने से भी उस जस्टिस का कोई मतलब नहीं रह जाता ना दीपक जी। देखिए सर, एसआईटी तो ये साफ कह रही थी कि ये ब्लाइंड मर्डर केस है, इसमें हो सकता है 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, 3 महीना लगे, 5 महीना लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ब्लाइंड मर्डर केस कहकर कहीं इस केस में कुछ बातें दबाई तो नहीं जा रही। देखिए, एसआईटी वैसे अपना काम कर रहे हैं, हम उस पर 1% सवाल नहीं उठाते, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब हम जैसे बड़े केस जब हम कवर करते हैं पत्रकार लोग, तो हम 3 चीजें अहम रूप से देखते हैं कि पहला, जब निधन हुआ तो उसके बाद जो पोस्ट जी दीपक जी, जी दीपक जी। पता चल जाता है कि कहीं महिला के साथ अगर कोई आरोपी आया था तो कहीं महिला को लेकर उसकी नीयत तो खराब नहीं थी, कोई दुष्कर्म का मामला तो नहीं जुड़ा, क्योंकि हम इसको कत्ल 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 कह रहे हैं, लेकिन कहीं कोई दुष्कर्म तो नहीं हुआ। क्योंकि आप सोचिए, पति ट्रक चलाता था और 5-6 दिन से घर नहीं आया था, मासूम छोटे बच्चे थे, महिला घर के बाहर सो रही थी जिनकी उम्र 32 वर्ष बताई गई। तो एक महिला का मामला है, और आज का समाज और आज के समाज में रह रहे लोगों की नीयत आप हम अच्छे से जानते हैं, कब किसकी नीयत किस पर खराब हो जाए। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन महिला से जुड़ा मामला है, इसीलिए इस पर भी बात होनी चाहिए कि कहीं वो एंगल तो नहीं, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं सुना कि घर से ये सामान चोरी हो गया या मोबाइल चोरी हो गया, या उसके बाद क्या कहते हैं कि कोई जमीन कागजात कोई मसला वैसा कुछ, तो वो हमने नहीं सुना एंगल की लूटपाट का कोई मामला रहा हो। दुष्कर्म के मामले पर हमारी नजर जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, पहली रिपोर्ट। दूसरा, एफएसएल की रिपोर्ट, फोरेंसिक टीम जब जाती है मौके पर, तो कितने लोगों के फुटप्रिंट मिले, कितने लोगों के फिंगरप्रिंट मिले, कितने कातिल थे, क्योंकि अभी तक इस केस में हम अगर आज जानकारी दे रहे हैं, करीब 1 महीना होने को आया, तो हमको ये सही से नहीं पता कि उस रात 1 आदमी था, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, कितने थे।
फुटप्रिंट से फोरेंसिक टीम के जो सबूत मिलते हैं उससे पता चल जाता है। यही सवाल जब आपने डीआईजी से किया था जो एसआईटी प्रमुख है, आपने तो ये भी पूछा था कि आरोपी क्या पहले से ही वहीं मौजूद था या फिर कोई और वजह थी जिससे फुटप्रिंट सही से नहीं मिल पाए, क्योंकि जाने के निशान मिले पैरों के, आने के निशान नहीं मिले। तो ये एक सवाल जो अहम बन गया था उस समय, डीआईजी सर ने उसका जवाब बखूबी दिया था कि जांच चल रही है, ऐसा है वैसा, लेकिन फोरेंसिक टीम की जो रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक नहीं की गई कि कितने लोगों के फिंगरप्रिंट मिले, कितने फुटप्रिंट मिले, वो भी नहीं पता। तीसरा जो हम सब ये देखते हैं कि ठीक है, ऐसा जो शुरुआती पुलिस जांच रिपोर्ट होती है कि इतने लोगों से पूछताछ हुई, और सीडीआर ऐसे वक्त में बहुत काम आता है, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है सीडीआर, कि कितने लोगों से उससे पहले भंवरी देवी की बात हो रही थी, क्या बातचीत चल रही थी, क्योंकि आज के समय मोबाइल फोन के अंदर लोगों के ऐसे ऐसे राज छुपे हैं, अगर जो सामने आ जाए तो शायद बगल बैठा बंदा भी परेशान हो जाए कि इसने ये राज छुपा रखे थे। तो फोन में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। और भंवरी देवी केस में तो हम जब राजस्थान लोहावट क्षेत्र में घूम रहे थे तो बहुत सारे लोग बता रहे थे कि उनके फोन में ही कोई ना कोई ऐसा वीडियो, कोई सबूत था जिसको कातिल मिटाने के लिए आया होगा। ये सारी थ्योरी लोगों की है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या फाइलें जो सामने नहीं आने दी जा रही, क्या जानबूझकर नहीं आने दी गई, या शुरुआत में ऐसा लगा कि ये केस एक छोटे गांव का केस है, क्योंकि लोहावट क्षेत्र बिल्कुल शांत एरिया, पुलिस वाले भी कह रहे थे कि ऐसा मामला पहली बार सामने आया, वरना यहाँ पर तो पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत शांत एरिया है। तो क्या फाइलें जानबूझकर छुपाई जा रही हैं, और जिस दिन वो फाइलें सामने आई उस दिन राजस्थान में कुछ बड़ा तहलका मच जाएगा? बिल्कुल दीपक जी। हाँ, जैसे पहला भवरी हत्याकांड या कांड हुआ था तो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता उसमें नप गए थे, सरकार चली गई, सरकार को नुकसान, राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। तो कई लोग लोहावट में या फलौदी में या उसके आसपास के जो लोग थे, जो हम लोग सफर के दौरान जिन लोगों से हमने बात की, मैं आपको एक हादसा इंसिडेंट बताता हूँ कि जब हम लोग जोधपुर से फलौदी की तरफ जा रहे थे तो सार्वजनिक परिवहन में हम लोग सफर कर रहे थे, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, क्योंकि वो फलौदी अंतिम स्टॉपेज था, फलौदी डिपो की बस थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कि आपने भवरी देवी का मामला सुना है? तो वो व्यक्ति मुझे देखने लगा बड़ा फिर मैंने एक दो बार और पूछा, मैं कहा भाई साहब मैं यहाँ यहाँ से आया हूँ, पत्रकार हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि अरे यार भाई साहब क्या बात बताऊं, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। मतलब आप समझिए कि एक जो कॉमन सेंटीमेंट है। फिर बस स्टैंड पे उतरे तो कई, मैं एक किसी से पूछा तो वो भी कह रहा कि सर ये तो सारा खेल आप मतलब बाहर से आए हैं तो आपको क्या ही बताए, लेकिन बड़े लोगों के साथ साथ पारिवारिक भी है। तो आप समझिए कि लोग क्या इशारा करना चाह रहे हैं या क्या इशारा नहीं करना चाह रहे, सभी लोग समझदार हैं, है ना। और जो आपने प्रश्न किया, एक 32 वर्षीय महिला जिनके पति बाहर काम करते हैं, ड्राइवरी करते हैं या खुद के उनके वाहन है जो वो चलाते हैं। तो देखिए कि क्या मैंने उनके पिता से भी पूछने की कोशिश करी कि उनका कैसा व्यवहार था, उनके गांव के लोगों से भी ये ऑन रिकॉर्ड है, पूछने की कोशिश करी। अगर देखिए दीपक भाई सभी के साथ व्यवहार गलत था, या माफ कीजिएगा सही था, तो किसके साथ गलत था? ये तो आसान हो जाता है ना दीपक जी समझना और जानना कि एक व्यक्ति या एक महिला जो इतना सामाजिक थी, इतना सबके साथ उसका कुशल व्यवहार था, सामाजिक व्यवहार था, तो किसके साथ गलत था? आखिर क्या है फोन में जो लोग कह रहे हैं कि उनकी बच्चियों ने भी कहा कि बड़े से लड़ाई थी, मतलब उनके बड़े पिताजी या ताऊ या उनकी बेटियों से लड़ाई थी, सर, किस जेठ विषय पर हेतराम लड़ाई की थी? 2 बेटियां पुलिस हिरासत में है 25 दिनों से, जो रिपोर्ट सामने आई है राजस्थान तक की, उसमें लिखा हुआ है कि 25 दिनों से 2 बेटियां पुलिस हिरासत में हैं। तो बेटियों को लेकर भी जैसा कि आप और हम जब गांव में थे तो लोगों से बात कर रहे थे, मतलब मैं तो ये समझता हूं कि गांव के लोग इस केस में लगभग सारी बातें जानते हैं, वो सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर रहे। रात में जब कोई बैठक होती है तो बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद बातचीत करके मन हल्का करके अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जानता सब कोई सब कुछ है, लेकिन इस केस में वही बात आती है ना कि खुलासा नहीं हो रहा है या नहीं होने दिया जा रहा है, वो एक बड़ा कड़ी यहाँ पर जुड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, ये शहर का मामला नहीं था, ये गांव का मामला था। मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और आप भी उम्मीद करता हूँ शायद ग्रामीण परिवेश से आते हैं। हमारे गांव में
ऐसा नहीं होता कि एक घर में कुछ चल रहा है तो अगले घर को शहर की तरफ पता नहीं होता कि दिन में अपार्टमेंट में चोरी हो जा रही है, बगल वाले फ्लैट को वाले को पता ही नहीं। ऐसा नहीं होता, गांव में हर एक व्यक्ति एक दूसरे का सुख दुख, उस घर के भीतर क्या चल रहा है सब जान रहे होते, घर की मौसी ताई तमाम लोग जो घर के या गांव के होते हैं। मैं आपकी बात से हम लोग स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकते, एक संभावना ही जता सकते हैं कि जब लोग बोल रहे हैं या गवाही दे रहे हैं, देखिए पुलिस भी किसी बेगुनाह को तो उठाकर लटका नहीं देगी या उसको चोर या दोषी साबित कर नहीं देगी, तो पुलिस भी अपना काम कर रही है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये केस साफ है, पुलिस शायद या तो किसी दबाव में है या ऐसा जातीय ये मामला हो गया है कि पुलिस को लग रहा है कि ये मामला खुला तो बड़ी जातीय हिंसा और सामाजिक उन्माद फैल सकता है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। दीपक, फिलहाल साफ है कि कई चीजें हैं जो इस केस में सामने आएंगी। शुरुआत में जो एक ब्लाइंड मर्डर केस नजर आ रहा था, लेकिन अब ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है। जितना दिन ये केस ले रहा है अपने कई राज खुलासा करने में, उतना ही लोगों में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बड़े से बड़े मीडिया चैनल इस केस की खबरें नहीं चला रहे हैं, लेकिन आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगभग हर छोटी बड़ी अपडेट मिल रही होगी। जितनी ग्राउंड रिपोर्ट थी वो भी आप सभी तक पहुंचाई गई, और जो बची कुची है, अगर जयपुर कूच भी होता है तो कोशिश पूरी रहेगी कि वहां से भी आप सभी तक डायरेक्ट खबरें पहुंचाई जाए। लेकिन बस शर्त यह है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके, और अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करके जुड़े रहें, ताकि आपको इस केस से जुड़ी लगभग हर अपडेट मिलती रहे। कई बड़े नाम हमारे पास तक भी पहुंचे, चर्चा उनकी भी हुई, लेकिन जब तक एसआईटी कोई बड़ा नहीं खुलासा करेगी तब तक हम भी मानते हैं कि उन नामों की चर्चा करना सही नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी भी एक भी व्यक्ति का नाम इस केस से जुड़ गया तो शायद बाद में वो निर्दोष निकले, दोषी निकले, बात की बात है, लेकिन नाम जुड़ना ही इस केस में उनके लिए उनकी जीवन पर एक भार डाल देगा, और मीडिया ट्रायल शायद उनके खिलाफ शुरू हो जाएगा। तो उससे बचने की कोशिश है। देखते हैं एसआईटी रिपोर्ट कब सामने आती है, जिसमें कुछ बड़ी बातें, सीडीआर, फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे तथ्य सामने आते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।